हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैकटेक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने अभी लास्ट जो चैप्टर कंप्लीट किया था उसका नाम था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। और अब हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है स्टील एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको पता होगा एसएससी जेई में भी सिलेबस में साफ साफ लिखा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आपको पता है हम लोग मटेरियल साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और ये किस बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली वीडियो, ये आरआरबी जेई 2024 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये लेक्चर्स। तो इससे पहले मैंने पूरा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट में करा चुका हूँ। और चैप्टर फर्स्ट के अप्रॉक्स मैंने आपको 7 to 8 लेक्चर्स प्रोवाइड करे हैं। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस सब्जेक्ट की, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो आज हमारा क्या है, डे 1 है चैप्टर सेकंड का। तो आप लोग इसको देखिए, बड़े अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, हमें स्टील और क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील पढ़ने से पहले हमको फेज डायग्राम समझना पड़ेगा। फेज डायग्राम होता क्या है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फेज डायग्राम के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ और हम बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई फेज डायग्राम होता क्या है। यहाँ अगर हम बात करें, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपके लिए लिख कर आया हूँ। इन मटेरियल साइंस ओनली सॉलिड फेज। आप लोग जानते हो मटेरियल साइंस में हम लोग सॉलिड फेज की स्टडी करते हैं। जैसे आपको पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना, या फिर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये बेसिकली आप यो कह दो आप कि हमने साइंस में पढ़ा था। साइंस में आप लोग जानते हो कितनी फेजेस होती हैं। अगर मैं फेजेस की बात करूंगा तो साइंस में आपको पता है फेजेस कितनी होती हैं। 3 फेज होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जब हम बात कर रहे हैं मटेरियल साइंस की दोस्तों, मटेरियल साइंस में हम लोग हमेशा सॉलिड फेज ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पर कोई लिक्विड फेज और गैस फेज ऐसी कोई फेज नहीं होती है। तो ये तो आपकी साइंस की बात थी जो कि हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम जो भी स्टडी करेंगे वो सॉलिड फेज में ही स्टडी करेंगे और ये हमारे मटेरियल साइंस में रहता है। तो देखिए, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आपके लिए क्या है, डिफरेंट सॉलिड फेज कैन बी अचीव बाई डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सेम मटेरियल। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ मैंने बोला डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सेम मटेरियल, यानी कि सेम मटेरियल के डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब आपके पास होंगे तभी हम लोग सॉलिड फेज को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि हमारा काम क्या है, सॉलिड फेज को अचीव करना, यही तो हमारा काम है। तो उसको अचीव करने के लिए हमें डिफरेंट क्या होना चाहिए, हमारे पास डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होना चाहिए सेम मटेरियल का। इसको एग्जांपल से आप लोग समझिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास है आयरन। क्या है दोस्तों, हमारे पास है आयरन। अब आयरन के दो होते हैं, क्या होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक तो आपका फेराइट और एक आपका क्या होता है ऑस्टेनाइट। ये हमारे पास आयरन के दो होते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कि फेराइट में आपको देखो अल्फा आयरन मिलता है और यहाँ पर आपको गामा आयरन मिलता है। लेकिन अगर मैं इसकी शेप के बारे में डिस्कस करूं तो यहाँ पर आपकी क्या शेप होती है, BCC, और ये क्या होता है FCC। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी कि BCC क्या होती है, FCC क्या होती है, और इसके बारे में अभी आपको और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो बेसिकली अभी आपको इतना बस इस स्लाइड में ये सीखना था कि भाई मटेरियल साइंस में हम लोग सॉलिड फेज को कंसीडर करते हैं, पहली बात ये। और सेकंड बात आपको ये सीखनी थी कि जब भी सॉलिड फेज है अगर हम उसको अचीव करना चाहेंगे तो कैसे अचीव करेंगे, सेम मटेरियल के डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर से हम लोग सॉलिड फेज को अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, आयरन का एग्जाम्पल दिया। अब देखिए यहाँ से, अब हम बात कर लेते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। भाई क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। हालांकि ये आपने साइंस में पढ़ रखा होगा कि सिंपल क्यूबिक क्या होता है, BCC क्या होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक, और FCC क्या होता है फेस सेंटर क्यूबिक। इसको हम लोग FCC भी बोलते हैं और इसको हम लोग BCC भी बोलते हैं। इसको भी थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ और बता देता हूँ। तो देखो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल अरेंजमेंट ऑफ मेटल in a very ordered manner and this ordered
विल बी रिपीट पीरियोडिकली थ्रू आउट द मटेरियल। सिंपल। मैंने क्या बताया आपको कि भाई ऐसा अरेंजमेंट मटेरियल का, सिस्टमेटिक वे में मटेरियल का अरेंजमेंट होता है। जैसे दोस्तों देखिए, एग्जांपल से समझिए, मान लो हमारे पास ये क्या है, ये है हमारे पास कोई सिस्टम है ना। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, एटम्स है दोस्तों। ये आपको दिखाई दे रही है, क्या है, एटम्स है। अब एटम्स का अरेंजमेंट देखिए दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हो एटम का अरेंजमेंट देखिए, ये एटम हमारे पास, तो इनका अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, सिस्टमेटिक वे में है। पहला एटम देखो यहाँ पर है, सेकंड एटम यहाँ है, थर्ड एटम यहाँ है, फोर्थ एटम यहाँ है, और देखो एक ही लाइन में है, देखो है, आपको दिखाई दे रही है। तो कहना मैं चाह रहा हूं, अगर मैं नोटिस करूं दोस्तों, अगर मैं नोटिस करूं, तो अगर इसकी बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, अगर ये ए है, तो इसके बीच की डिस्टेंस भी अब दोस्तों ए होगी, इसके बीच की डिस्टेंस भी ए होगी, सबकी डिस्टेंस क्या होगी, ए होगी। यानी कि अरेंजमेंट, अगर ये डिस्टेंस इतनी है, ए है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। यानी कि सिस्टमेटिक वे में एक अरेंजमेंट है इसका, और यही चीज रिपीट होती चली जाती है। तो ये हमारा क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर एटम इस तरीके से अरेंज होते हैं, सिस्टमेटिक वे में अरेंज होते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की। तो सिंपल क्यूबिक में आपने क्या बना लिया, क्यूब बना लिया एक अपना सिंपल सा। और क्यूब में आप लोग समझ पा रहे हो, यहाँ पर क्यूब के अंदर देखो, मैंने देखो कॉर्नर कितने होते हैं क्यूब के, आप बताओ कॉर्नर कितने होते हैं, ये हमारे कॉर्नर ही तो होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आपको सिंपल क्यूबिक में क्या है, जो भी एटम होंगे वो ओनली कॉर्नर में ही होंगे, जो भी एटम होंगे ओनली कॉर्नर में ही होंगे। आपको 8 एटम दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर कितने एटम हो गए, 8 एटम हो गए। सिंपल, यहाँ पर बैठ जाते हैं एटम। अब देखिए बॉडी सेंटर क्यूबिक की अगर मैं बात करूं, तो ये मैंने डायग्राम बनाया बॉडी सेंटर क्यूबिक में। तो आप लोग जानते हो, देखो कॉर्नर, एटम कॉर्नर में तो होंगे ही होंगे, यानी कि जो 8 एटम है वो तो कॉर्नर में होंगे ही होंगे। लेकिन यहाँ पर एक एटम और होता है, वो होता है बीच में। अब ये बीच में बैठता कहाँ पर है, यहाँ पर बैठने का तरीका ये होता है दोस्तों, मैंने ये डायगोनल मिलाया, मान लो ये डॉटेड डॉटेड करके डायगोनल मिलाया, और डायगोनल मिलाने के बाद यहाँ पर जो पॉइंट मिल गया, इसी पॉइंट से हम लोग ऊपर चले जाएंगे, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एक और अपना एटम मिल जाएगा। तो सिंपल आपको ये याद रखना है कि बीसीसी में चारों कॉर्नर पे तो होते ही हैं, लेकिन एक और एटम होता है। और इसमें आपको क्या याद रखना है, अल्फा आयरन आपको देखने को मिलेगा और डेल्टा आयरन देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल मान सकते हो, या फिर हमें यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ फेस सेंटर्ड क्यूबिक की, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में आप लोग समझिए, ये हमारे पास क्यूब है, यहाँ पर एटम कॉर्नर पे तो है ही, ये कॉर्नर में आपको एटम दिखाई दे रहे हैं, 8 एटम। और आपको पता है इसकी फेसेस भी हैं, है ना, फेसेस भी हैं। तो हर फेस पे भी होगा, जैसे एक इस फेस पे हो गया, ये वाली फेस आपको दिखाई दे रही है, ऐसे दोस्तों देखो ये फेस आपको दिखाई दे रही होगी, इस फेस पे भी हो गया, ऐसे देखो ये वाली फेस आपको दिखाई दे रही होगी, इस फेस पे भी हो गया, ऐसे ये वाली फेस आपको दिखाई दे रही होगी, इस फेस पर भी हो गया। यानी कि जितनी भी फेस है, हमारी 4 फेस है, 4 फेसेस के बीच में भी एक एटम क्या होगा, बैठेगा। ये मैंने बिठा दिया ये इस तरीके से। और एक बात आपको याद रखनी है, ये तो हमें सामने दिखाई दे रही है, एक इसके आगे भी होगी, एक इसके पीछे भी होगी, तो वहां पर भी मैंने बिठा दिया ये एटम को। कुल मिला के ये होता है फेस सेंटर क्यूबिक, यानी कि फेस पे एटम बैठे होते हैं। और इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, गामा आयरन। ये सिंपल सी कहानी थी हमारी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट समझिए दोस्तों, हमारे पास क्या है, फेज डिपेंड अपॉन। अब देखिए जो मैंने अभी आपको फेज बताई थी, अब ये किस पे डिपेंड करती है, फेज डायग्राम में जो फेज होती है वो किस पे डिपेंड करती है दोस्तों, एक तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया भाई क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता क्या है। सेकंड जो डिपेंड करती है वो होता है कंपोजिशन ऑफ एलॉय, भाई एलॉय की कंपोजिशन कैसी है, कौन कौन से एलॉय एलिमेंट है, या फिर बेस मेटल क्या है हमारा, और एलॉय एलिमेंट के जितने भी एलॉय एलिमेंट उसमें मिले हुए हैं, कॉन्टिनेंट कितने हैं, उन सबके डिपेंड करती है भाई हमारा फेज। नेक्स्ट जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है हमारी टेम्परेचर के ऊपर। तो ये 3 चीजें जिसके ऊपर हमारी फेज डिपेंड करती है। सिंपल सी बात ही आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं,
हमारे पास है टाइप्स ऑफ फेज डायग्राम। अब हम लोग कितने प्रकार के फेज डायग्राम पढ़ते हैं? तो दोस्तों हम लोग दो प्रकार के फेज डायग्राम पढ़ते हैं। एक तो टाइम डिपेंडेंट फेज डायग्राम, सेकेंड हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट फेज डायग्राम। टाइम डिपेंडेंट में आपने बहुत नाम सुना होगा ट्रिपल टी डायग्राम के बारे में। ये हम आगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्टील वाला उसमें पढ़ेंगे, या फिर हीट ट्रीटमेंट में बहुत अच्छी तरीके से ट्रिपल टी डायग्राम को समझेंगे। अभी हम लोग फेज डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे भाई, टाइम इंडिपेंडेंट। तो फेज डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि टाइम से इसका कोई फर्क नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट होता है फेज डायग्राम। ये बात आपको पता चल गई यहाँ से। और एक बात और आपको पता होनी चाहिए भाई, फेज डायग्राम जो होता है इक्विलिब्रियम डायग्राम भी बोलते हैं इसको। फेज डायग्राम को हम लोग इक्विलिब्रियम डायग्राम भी बोलते हैं। तो कोई आपसे पूछ ले भाई फेज डायग्राम के कितने टाइप होते हैं, आप आसानी से बता सकते हो। फेज डायग्राम के दो टाइप होते हैं, एक तो आपका टाइम डिपेंडेंट और दूसरा आपका टाइम इंडिपेंडेंट। तो हम लोग जो फेज डायग्राम स्टडी करते हैं वो किस बात पे स्टडी करते हैं? टाइम इंडिपेंडेंट वाले में। ये सिंपल सी कहानी थी। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखो यहाँ पर समझिए, कुछ डेफिनेशंस मैं आपको बताता हूँ जो कि आगे आपको हेल्प करेंगी। मटेरियल साइंस में कुछ डेफिनेशंस ऐसी है जो कि पूरे ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में आपको हेल्प करेंगी। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है सिस्टम। इसको बड़े ध्यान से समझिए। सिस्टम आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, तो वो सिस्टम अलग था। यहाँ पर जो सिस्टम होगा उसको हम लोग एलॉय बोलेंगे। यहाँ पर सिस्टम को क्या बोलेंगे? एलॉय। यहाँ का सिस्टम क्या होगा? एलॉय। ये बात आपको याद रखनी है। अब एलॉय में होता क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट बाय फ्यूजन। एलॉय क्या होता है दोस्तों? दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट का फ्यूजन जब हम कराते हैं, आपस में फ्यूजन कराते हैं, तब हमें एलॉय मिलता है, या फिर यूं कह दो तब हमें सिस्टम मिलता है। ठीक है, ये चित्र मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल में बताऊं तो ये है हमारे पास Cu, ये एक एलिमेंट है, आप लोग जानते हो। एक Zn एलिमेंट है, दो एलिमेंट हो गए। अब इन दोनों से मिलकर, दोनों को ऐड किया, इन दोनों से मिलकर हमको क्या मिला? ब्रास। और जो हमें ये ब्रास मिला इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम और एलॉय। तो डायरेक्ट आपको आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछा जाएगा, Cu प्लस Zn को मिलकर क्या मिलता है? हमें ब्रास मिलता है। या फिर यहाँ पर मैंने देखो आपको परसेंटेज भी दे रखी है, ये 70% मान लो Cu है और ये कितना है? 30% है। तो कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। ये बात तो आप लोग जानते होंगे। तो ये 70% है, ये 30% है। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है भाई, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, उसको हम लोग समझेंगे। क्योंकि ये हमारा बेस मेटल होगा, हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ये हमारा क्या होगा? एलॉइंग कंटेंट एलिमेंट जो होते हैं वो हो गया। इसको मैं थोड़ा और आगे आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ, यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो अभी इसमें आप लोग क्या समझे भाई? सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। और सिस्टम बनता कैसे है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, जब हम फ्यूजन कराते हैं उनको तब हमें सिस्टम देखने को मिलता है या फिर एलॉय देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नोट डाल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको बताता हूं। जैसे देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट। देखो पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखो स्टार मार्क कर लो आप। मैंने क्या बोला कि भाई जो एलॉय हमें मिलेगा, देखो अभी अगर आप पीछे देखोगे तो Zn की प्रॉपर्टी अपनी अलग होगी, है ना। Cu की प्रॉपर्टी अपनी अलग होगी, Zn की प्रॉपर्टी अपनी अलग होगी। तो ये जो हमें मिला सिस्टम में एलॉय हमें मिला, इसकी प्रॉपर्टी अपनी डिफरेंट होगी, सेम नहीं मिलेगी। इन दोनों की प्रॉपर्टी से मिलती हुई प्रॉपर्टी नहीं होगी, अलग प्रॉपर्टी होगी। ये अपने आप में बिल्कुल अलग एलिमेंट बन जाएगा, अलग एलॉय बन जाएगा। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि गन मेटल क्या होता है, गन मेटल किस किस से मिलकर बनता है। तो आपको याद रखना है, ये Cu है हमारे पास, Sn है और Zn, ये तीन एलिमेंट है। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे, इन तीनों को जब हम फ्यूजन कराएंगे तब हमें क्या मिलेगा? गन मेटल मिलेगा। और ये क्या है? एलॉय है। तीनों के आपस में हमने फ्यूजन कराया, हमको क्या मिल गया? गन मेटल मिल गया। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है Zn की। तो गन मेटल जो बनेगा उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, इन तीनों से सेम नहीं होगी। सिंपल सी बात ये है। अब चलिए ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा भाई, ये फर्स्ट पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट को बहुत समझिए अच्छे तरीके से, ये भी नोट में मैंने आपके लिए लिख के आया हूँ। देखिए, एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज कंपोनेंट।
एलिमेंट्स को हम लोग कंपोनेंट भी बोलते हैं या फिर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ एलॉय। ये देखो आपका बेस मेटल हो गया और ये क्या है आपके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ एलॉय। सिंपल, आपको समझ आ गया होगा। देखो यहाँ पर भी मैंने एक चीज और लिख दी आपके लिए, इन मटेरियल साइंस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। तो आप लोग बताइए कितने अच्छी तरीके से, इतनी मेहनत करके मैं आपके लिए खुद नोट प्रिपेयर करके ला रहा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम बात समझेंगे भाई, जो हमने रिएक्शन बनाई थी, जो मैं अभी आपको बता रहा था भाई, इसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है ना, तभी तो कुछ रिएक्शन होगी, तभी तो हमको कुछ ना कुछ एलॉय मिलेगा। और आप लोग बताते हो, जानते हो कि भाई सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, तब हमको कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलती है, इतनी सी बात आप लोग जानते हो। तो वही चीज हम लोग डिस्कस करेंगे भाई, सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। समझिए, देखो सॉल्वेंट क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए। सॉल्वेंट क्या होता है, हायर क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होगा हमारी रिएक्शन के अंदर, उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो लोअर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। सिंपल, मैंने बता दिया। और आपको पता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर ही हमें क्या मिलता है, एलॉय मिलता है। जैसे जैसे ये है, आप लोग यहाँ समझिए, ये आपको एक रिएक्शन थी, देखो पीछे ये आपको रिएक्शन थी Cu, है ना। Cu क्या है, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, 70% है, तो ये क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया। और ये क्या है, 30% है, ये क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया। तो दोनों को ऐड किया तभी तो हमें मिला क्या, एलॉय, तभी तो हमें एलॉय मिला। तो वही चीज यहाँ पर आपको समझाई जा रही है, जो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाई। चलिए देखिए यहाँ पर सॉल्वेंट में क्या होता है, बेस मेटल, जो ज्यादा हायर क्वांटिटी में होता है उसको हम बेस मेटल भी बोलते हैं, और जो उसके साथ हैं उसको हम लोग एलॉय कंटेंट बोलते हैं। और एलॉय कंटेंट जो होते हैं वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको Cu प्लस Zn की दिखाई थी, तो ये क्या हो गया, बेस मेटल, और ये क्या हो गया आपका, ये जो मैंने आपको बताया एलॉय कंटेंट, एलॉइंग कंटेंट। और इन दोनों से मिलके हमको क्या मिला था, ब्रास मिला था। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो बेस मेटल है, देखो बेस मेटल तो रिएक्शन में एक ही मिलेगा आपको, लेकिन Zn जो है, एलॉइंग कंटेंट जो आपका है, जरूरी नहीं है एक ही देखने को मिले, एक से ज्यादा भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बेस मेटल एक ही होगा। हायर क्वांटिटी में जो होगा उसी को हम बेस मेटल बोलेंगे, ये बात आपको समझनी है। और ये चीज मैंने यहाँ पे लिख भी दी आपके लिए कि भाई बेस मेटल इज ओनली वन एलिमेंट इज प्रेजेंट while more than one alloying content animal can exist in alloy, एक से ज्यादा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे देखो एग्जांपल, स्टेनलेस स्टील का एग्जांपल लिया मैंने। अब स्टेनलेस स्टील में आप लोग यहाँ पर देखिए, एक मैंने लिया Fe, और Fe के साथ देखो कार्बन भी है, क्रोमियम भी है, और मैग्नीशियम भी है, निकल भी है, ये बहुत सारे एलॉइंग कंटेंट एलिमेंट है। तो Fe क्या हो गया, हमारा बेस मेटल हो गया। बाकी जितने भी एक साथ मैंने लिए हैं, ये क्या है, एलॉइंग कंटेंट एलिमेंट्स, क्या है, एलॉइंग कंटेंट। सिंपल, तो यहाँ पर एक से ज्यादा आपको शो हो रहे हैं, और यहाँ पर मैंने आपको केवल एक शो करके दिखाया। तो मैंने इसमें क्या बताया आपको, जो सॉल्वेंट होते हैं वो हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस मेटल बोलते हैं। और जो सॉल्यूट होते हैं वो लोअर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉइंग एलिमेंट बोलते हैं, एलॉइंग कंटेंट बोलते हैं। और मैंने एक बात और आपको बताई कि भाई बेस मेटल एक ही आपको देखने को मिलेगा, और एक से ज्यादा आपको एलॉइंग कंटेंट देखने को मिल सकते हैं। जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, एलॉय, या फिर हमको सिस्टम मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर समझिए भाई सॉल्यूट, सॉल्यूट के बारे में थोड़ी और जानकारी मैं आपको देता हूँ। सॉल्यूट जो आपके हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक तो इंटरस्टिशियल और दूसरा आपको सब्स्टिट्यूशनल, ये दो होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको समझिए। देखो मैंने यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बनाया है, ये मैंने क्या ले लिया, एटम ले लिए। मान लो ये मैंने जो एटम लिए ये Fe के एटम है, ठीक है, ये मैंने एटम ले लिया Fe के। और आप लोग जानते हो ये बीच में जो स्पेस होता है, मान लो ये चार एलिमेंट हमारे, ये चार एटम है, और चार एटम के बीच में दोस्तों ये जो आपको इस देखने को मिल रहा है छोटा सा,
ये जो आपको स्पेस देखने को मिल रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड। तो यहाँ पर सबसे पहले इंटरस्टिशियल को समझिए आप। इंटरस्टिशियल में क्या होता है दोस्तों, ये जो आपके जो एफी होती है ना, ये जो आपको आपको एटम्स दे रखे हैं, इन एटम्स में एफी है आपका, और यहाँ का जो कार्बन होते हैं ना, कार्बन, तो कार्बन यहाँ से क्या आ जाता है, यहाँ ये खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, देखो ये खाली जगह दिखाई दे रही है, यहाँ खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, यहाँ खाली जगह दिखाई दे रही है, ये वर्ड्स है ना। तो यहाँ पर कार्बन आ जाता है, बीच में क्या आ जाता है, कार्बन आ जाता है। जब हम Fe कार्बन की जब रिएक्शन कराते हैं दोस्तों, तो आपको जो कार्बन है वो कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पर खाली जगह होती है वहीं पर आके कार्बन बैठ जाता है। ये होता है इंटरस्टिशियल में। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि वही जैसे देखो Fe कार्बन स्टील, ये एग्जाम्पल था इसका। तो यहाँ पर जो कार्बन होगा ना वो यहाँ वर्ड्स में आके बैठ जाएगा, क्योंकि ये तो Fe के एलिमेंट है, ये Fe के एलिमेंट है, और जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पर कार्बन बैठ जाएगा। तो ये क्या होता है, इंटरस्टिशियल। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको ये लिख भी दिया है कि रेडियस ऑफ सॉल्यूट लेस देन रेडियस ऑफ वॉइड, क्योंकि यहाँ पर जो वॉइड की रेडियस होती है वो कम होती है, और जबकि इसकी रेडियस क्या होती है, हमारी ज़्यादा होती है। अब देखिए सब्स्टिट्यूशनल में क्या होता है। सब्स्टिट्यूशनल में आप लोग ध्यान से समझिए, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। मान लो हमारे पास ये है, थोड़ा बड़ा समझाता हूँ। ये हमारे पास है दोस्तों एटम्स हैं, ठीक है, ये एटम्स है। अब सब्स्टिट्यूशनल में क्या हो रहा है, देखिए ये वही मान लो Fe के एटम्स है, तो कार्बन यहां पर आके नहीं बैठेगा। सब्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है कि जब कार्बन जो बैठेगा ना, वो इसको हटा के, एक एटम को हटा के खुद इस जगह बैठ जाएगा, धक्का मुक्की करके अपनी इसको हटा के इस जगह आके बैठ जाएगा, या फिर कहीं भी आके बैठ सकता है। लेकिन वॉइड्स में नहीं बैठेगा कार्बन। क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि जो साइज होगा कार्बन का वो कम नहीं होगा, ज्यादा होगा, इसी के बराबर होगा। इन एटम का साइज और जो आपका कार्बन का एटम का साइज होगा, दोनों का साइज बराबर होगा। इसीलिए जब साइज बड़ा है तो यहाँ यहाँ वॉइड्स में बैठ ही नहीं पाएगा। इसको हम वॉइड्स ही तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वर्ड्स बोल रहे हैं। तो इसमें आके बैठ ही नहीं पाएगा, वो यहाँ ना बैठ के कार्बन, एक कार्बन के एटम को हटा के खुद बैठ जाएगा, ठीक है, एक Fe का एटम हटाया खुद कार्बन का एटम बैठ जाएगा। तो ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशनल में, तो इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको लिख भी दिया है, जो रेडियस ऑफ सॉल्यूट होता है वो बराबर होता है रेडियस ऑफ सॉल्वेंट के, इसीलिए ऐसा होता है। एग्जाम्पल आपके लिए लिख दिया है भाई, Cu और Ni सिस्टम, या फिर Cu Ni एलॉय, सिंपल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है। अब है हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन। देखो सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है इसको और समझिए। सॉल्यूशन के लिए सिंगल एलिमेंट से या फिर सिंगल जो आपके कंपोनेंट है उससे तो सॉल्यूशन बन नहीं जाएगा, कम से कम दो या दो से ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए एट लीस्ट 2 टाइप्स ऑफ एटम्स आर इन्वॉल्व, कम से कम 2 एटम्स होनी चाहिए या 2 से ज्यादा एटम्स होंगे, तब आपका सॉलिड सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है, ये मार्क करके स्टार करके आप लोग देख सकते हो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एलॉय, जब हमारा एलॉय बन गया, जब मैंने रिएक्शन करा ली Cu प्लस Zn की रिएक्शन करा के हमको ब्रास मिल गया। तो ब्रास क्या अपने आप में एलॉय है। जब ये एलॉय मिल गया या फिर जब हमारा कंप्लीशन हो गया पूरी रिएक्शन का, हमको एलॉय मिल गया, तब जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा एलॉय का वो सेम होगा किसके, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ बेस मेटल। बेस मेटल मान लो हमारे पास ये था बेस मेटल Cu, ये बेस मेटल है आपका, तो इसके सेम होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब कंप्लीशन हो जाएगा, एलॉय हमारे पास मिल जाएगा, एलॉय मिलने के बाद जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा एलॉय का वो सेम होगा किसका, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ बेस मेटल का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। सिंपल, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट आज की वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोस में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।